उन लोगों ने तलवार ली और उस 5 साल के दानिश खान को भी कत्ल कर दिया। हनीफ को नहीं मालूम था कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी नमाज होगी। दोस्तों, जब हनीफ काम से आता है तो आकर जैसे घर में एंट्री करता है तो ईशा की नमाज का वक्त हो जाता है, अजान होने लगती है। उसकी बीवी बोलती है मैं खाना लगा दूं। हनीफ कहता है कि नहीं, अजान हो गई है, पहले मैं नमाज से फारिग हो जाऊं, नमाज पढ़कर आता हूं, फिर खाना खाएंगे। उसकी बीवी कसुमन बोलती है कि आप भी नमाज से फारिग हो जाइए और मैं भी नमाज अदा कर लेती हूं, फिर साथ में खाना खाएंगे। हनीफ को नहीं मालूम था कि ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी नमाज होगी। ईशा की नमाज का वक्त 8:30 और 9 बजे के बीच होता है। वो सीधा मस्जिद पहुंचता है, इमाम साहब के साथ नमाज अदा करता है। नमाज अदा करने के बाद जो कुछ प्रोसीजर होता है सुन्नत और नफिल का, वो पढ़ने लगता है। इतने में तकरीबन 10-11 लोग, जिनके हाथों में तलवारें होती हैं, गंडासा होता है और भी हथियार होते हैं इस तरह के, जो घर में रहते हैं, खेती किसानी के काम में आते हैं, वो 10-11 लोग लेकर के उन हथियारों समेत मस्जिद में घुसते हैं और हनीफ के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। हनीफ, जो कि उस टाइम नमाज पढ़ रहा था, और भी लोग काफ़ी थे मस्जिद में, वो भी चिल्लाने लगते हैं। हनीफ बहुत ज़ोरों से चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद को नहीं आता। लोग देखने लगते हैं, लेकिन उसमें से एक शख्स निकलकर, एक इंसान निकलकर, हनीफ का घर पास में ही था मस्जिद के, वो वहाँ पहुँचता है और जाकर के उसके घर पे इत्तला देता है कि आपके शौहर को, आपके पति को कुछ लोगों ने हमला किया है और उनके ऊपर जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात सुन के उनका 2 बेटे 18 साल और 16 साल का, गुफरान 18 साल और इमरान 16 साल, वो भागे हुए मस्जिद की तरफ जाते हैं। लेकिन वो जालिम, वो दरिंदे लोग हनीफ को ख़त्म करने के बाद जब मस्जिद से निकल रहे थे और सामने से देखा कि गुफरान और इमरान आ रहे हैं, तो वो मस्जिद के गेट तक जैसे ही पहुँचे अपने बाप की मदद करने के लिए, अपने बाप को बचाने के लिए, तो उन दरिंदों ने उन पर भी हमला कर दिया। वो 10-11 थे, हथियार उनके पास थे, हथियारों से लैस थे। वो दोनों जवान कुछ नहीं कर सके और हनीफ के दोनों बेटों को मस्जिद के गेट के आगे उन लोगों ने काट दिया और मार दिया। उसके बाद वो लोग चीखते चिल्लाते हनीफ के घर की तरफ बढ़े। बीवी को लगा कि ये वही लोग होंगे जिन्होंने उनके बेटे और उन पर हमला किया है, उनके शौहर पर हमला किया है। वो गेट बंद कर लेती है। वो आकर गेट पर चिल्लाते हैं, गेट खुलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुसुमन, हनीफ की जो बीवी होती है, वो गेट बंद करके और गेट के पीछे गेट पकड़कर खड़ी हो जाती है। इतने में वो लोग ताकतवर थे, लंबे चौड़े थे, उन्होंने गेट पे हाथ मारा, लातें मारी और गेट को तोड़ दिया। गेट टूटने के बाद कुसुमन जो थी, हनीफ की बीवी, उसने उनके हाथ पे जोड़े, रिक्वेस्ट की, बहुत समझाया कि आप मेरे बच्चे अंदर हैं, आप उनको बख्श दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। रोने लगी, उनके पैरों में पड़ी, लेकिन उन दरिंदों ने वहीं पर हनीफ की बीवी को भी काट दिया, कत्ल कर दिया और उसको भी जान से मार दिया। उसके बाद उनका बेटा, जो 12 साल का बेटा था, मेहरबान, वो आता है, अपनी माँ से चिपड़ने लगता है, रोने लगता है, उन लोगों के पैर पड़ता है। वो 12 साल का मासूम उनके आगे हाथ जोड़ता है, लेकिन वो दरिंदे उनकी भी नहीं सुनते और वो 12 साल के उस मेहरबान को भी कत्ल कर देते हैं। लेकिन हनीफ का एक बेटा जो कि विकलांग होता है, उसे चला नहीं जाता, किसी तरह से वो, उसकी जिसकी उम्र 15 साल होती है, वो घसीटता हुआ किसी भी तरह से वहाँ तक पहुँचता है, दलान तक पहुँचता है, आंगन तक पहुँचता है और उन लोगों के हाथ पैर जोड़ता है, पैर पकड़ता है कि हमें बख्श दो, हमें छोड़ दो। लेकिन वो दरिंदे उस विकलांग, उस अपाहिज को भी कत्ल कर देते हैं, काट देते हैं। अब वो घर में तलाश करते हैं, कोई और हो, कोई और मिल जाए, लेकिन 8 साल का दानिश खान, जो बहुत ज़्यादा मासूम बच्चा था, वो उसको देखते हैं, वो रोता है, उन्हें देख करके बचाओ बचाओ की स्थिति में आ जाता है, चिल्लाता है, लेकिन वो दरिंदे, वो शैतान, उसको भी नहीं बख्शते और उस 8 साल के दानिश को भी मार देते हैं। उसके बाद 5 साल का अनीस खान, जो इन बातों से बिल्कुल बेखबर था, वो देख रहा था ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसे कुछ नहीं मालूम था, लेकिन चीर चिल्लाहट और खून देखकर वो रो रहा था। लेकिन उन शैतानों ने कहा कि अब ये 5 साल का बच्चा बचा है, ये क्या कर सकता है, इसलिए इसको भी मार दो। उन लोगों ने तलवार ली और उस 5 साल के दानिश खान को भी कत्ल कर दिया। स्थिति इतनी ज़्यादा भयावह हो गई कि लोग, मतलब देख करके आसमान वाला भी क्या सोच रहा होगा। उनका बड़ा बेटा तैमूर, वो तलाश करते हैं कि इनका बड़ा बेटा तैमूर कहाँ है।
अब तक 8 कत्ल वो लोग कर चुके थे, जिसमें से 6 उनके बेटे थे, एक उनकी बीवी कुसुमन थी और एक हनीफ था। अब तैमूर की तलाश करते हैं, आवाज़ें मारते हैं, तो हनीफ की माँ जो कि बहुत ज़ईफ़ थी, बहुत बुढ़िया थी, ज़ैनब खातून, वो आ जाती हैं। वो उनके हाथ पैर जोड़ती हैं, पैर पकड़ती हैं कि हमें बख्श दो, इन सबको तुमने क्यों मारा, कैसे मारा, क्यों मारा। लेकिन वो लोग उसकी भी नहीं सुनते। तैमूर को मालूम करते हैं, पता चलता है कि उनका सबसे बड़ा बेटा है तैमूर, वो अपने ससुराल गया हुआ है, अपनी बीवी को लेने गया हुआ है, इसलिए वो बच जाता है। ज़ैनब को वो छोड़ देते हैं, हालांकि वो लोग, ज़ैनब भी कहती है तुमने सबको मार दिया, मैं जी कर क्या करूंगी, लेकिन वो लोग ज़ैनब को कुछ नहीं कहते क्योंकि वो ज़ईफ़ बहुत ज़्यादा थी। अब उनका जो ज़ैनब का, हनीफ का जो वालिद होते हैं, पिता होते हैं, वो गए हुए होते हैं बाहर। जब रात में तकरीबन 11:30-12 बजे गफूर खान घर पर पहुंचते हैं, जो हनीफ के वालिद थे, हनीफ के पिता थे, वो पहुंचते हैं और देखते हैं ये हालात हो रहे हैं। अभी तक हनीफ की लाश मस्जिद में पड़ी हुई थी, उसके 2 बड़े बेटों की लाश मस्जिद के बाहर गेट पर पड़ी हुई थी और बाकी लाशें घर में बिछी हुई थी। गफूर खान ये देख करके पागल हो जाते हैं, रोने लगते हैं। वो अपनी बीवी ज़ैनब से मालूम करते हैं कि ये सब क्या हुआ। वो बताती है इस तरह से हुआ, तो गफूर खान के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो परेशान हो जाते हैं, बहुत रोने लगते हैं, बहुत परेशान होते हैं। जब जा कर के अब वो चौकीदार जो होता है गांव का, वो आता है और वो आकर के बोलता है कि गफूर भाई हमें क्या करना चाहिए। लेकिन इन सब, जब ये लोग ये कत्लेआम मचा रहे थे, वो लोग चीख रहे थे हमें बचाओ, गांव के लोग अपनी खिड़कियों में से, दरवाजों में से ये सब मंजर देख रहे थे, लेकिन कोई भी नपुंसक बाहर आने की कोशिश नहीं कर रहा था, उन्हें बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था। ऐसे लोग दुनिया में, उनका जीना ही बेकार है, जो हक की लड़ाई में भी आगे नहीं आ सके। गफूर खान ये सब देखकर रोने लगता है, चौकीदार से बोलता है कि अब हमें 4 कंधों की ज़रूरत तो पड़ेगी। ये गांव वाले, ये नपुंसक लोग अब भी हमारे डर के मारे हमारे बच्चों को, हमारी औलादों को, हमारी बहू को, हमारे पोतों को कंधा देने नहीं आएंगे, इसलिए मजबूरी है, थाने तो जाना ही पड़ेगा। वो चौकीदार को लेकर के गफूर खान थाने पहुंचते हैं और थाने पहुंचकर जब पुलिस उस टाइम उसका वहाँ का SHO जो था, वो फौरन SP को फ़ोन करता है ये बात सुन करके और बोलता है कि जी ये इस तरह की घटना है, मैं पुलिस फोर्स लेकर के पहुंच रहा हूं, आप भी कुछ कीजिए। दोस्तों ये घटना है झारखंड के लोहरदगा एक ज़िला है, उस ज़िले का एक थाना पड़ता है गुरु थाना, और गुरु थाना का एक गांव है जिसका नाम है मुकुंदू। वहां पर गफूर खान का परिवार रहता था, जिसके 3 बेटे हैं, मुबारिक खान, मुफिल खान और बड़ा बेटा हनीफ खान। मुफिल खान, गफूर खान उसी गांव में थोड़ा आगे रहते थे, हनीफ खान थोड़ा पहले रहता था और गफूर खान हनीफ खान के साथ में ही रहते थे। पता चलता है, बाप जब वहाँ रिपोर्ट दर्ज कराता है, पता चलता है कि ये जो गफूर खान के 2 बेटे हैं, जिनका नाम है मुबारिक खान और मुफिल खान, ये उन्होंने ही अपने सगे भाइयों का कत्ल किया है, अपने भतीजों का कत्ल किया है, अपनी भाभी का कत्ल किया है, और वही लोग इसके मुजरिम हैं। और गफूर खान के बेटे मुबारिक खान और मुफिल खान अपने बच्चों के साथ आए थे और ये सब नरसंहार, ये सब कत्लेआम मचा करके गए हैं। जब वो SHO शंभुनाथ जी को ये बात बताता है तो शंभुनाथ जी के पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो फौरन वहाँ के SP जो होते हैं सुबोध प्रसाद जी को वो फ़ोन लगाते हैं और बोलते हैं कि मैं फोर्स लेकर वहाँ पहुँच रहा हूँ, आप भी आइए। उधर शंभुनाथ जी और जो सुबोध प्रसाद SP होते हैं, वो लोग गांव पहुंचते हैं, बॉडी को अपने अंडर लेते हैं। इस सब में सुबह हो चुकी थी, सुबह फजर की अजान हो चुकी थी, लेकिन अभी तक लाशें ज्यों की त्यों वहीं पड़ी थी। वो उन्हें कब्जे में करके फौरन FIR दर्ज करते हैं और चार्जशीट बनाते हैं। चार्जशीट में उनके जो बेटे थे मुबारिक और मुफिल, उनके नाम लिए जाते हैं और उनके बच्चों के नाम लिए जाते हैं। उनको अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करने के बाद ये केस पहुंचता है 1 अगस्त 2008 को ट्राई कोर्ट के अंदर, और ट्राई कोर्ट के अंदर 11 मुलजिम में से 7 सबूत ना होने की वजह से 7 को रिहा कर दिया जाता है, जिसमें से 4 मुफिल खान
और उनके दूसरा भाई मुबारक खान, इन दोनों को और इनके दोनों बेटों को, उन चारों को सज़ा होती है। और सज़ा में ये लिखा जाता है कि इनको जब तक फांसी पे लटकाया जाए, जब तक इनके प्राण, इनकी जान न निकल जाए, उनको अंदर कर दिया जाता है, फांसी की सज़ा हो जाती है। उसके बाद ये लोग अपील करते हैं और केस पहुंचता है आपका झारखंड हाई कोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट में 1 साल के बाद 2 जुलाई 2009 को फिर इसकी सुनवाई होती है। और वहाँ पे भी जो वहाँ के जज होते हैं वो यही फैसला बरकरार रखते हुए बोलते हैं कि इन चारों को जब तक फांसी पे लटकाया जाए, जब तक इनके प्राण न निकल जाए। लेकिन हमारे कानून में कुछ थोड़ी लचीलापन भी होता है, जिस वजह से लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। फिर ये लोग राष्ट्रपति के पास अपील लगाते हैं। उस टाइम में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी होते हैं। प्रणब मुखर्जी के पास जब ये दरख्वास्त पहुंचती है तो वो देखते हैं, लेकिन उनका भी फैसला होता है कि इन लोगों को जब तक फांसी पर लटकाया जाए, जब तक इनके प्राण न निकल जाए। फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट में रीअपील दाखिल करते हैं। और रीअपील दाखिल होने के बाद फिर वहाँ पर यह सुनवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट रहम दिखाते हुए इनको चारों को उम्र कैद की सज़ा देता है, आजीवन कारावास देता है, जो आज भी उसके अंदर जेल में बंद है। मेरा ये स्टोरी जो कि झारखंड के एक गांव की है, सुनाने का मकसद सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक ही वजह है। दोस्तों, अगर आपके अपने, जैसे आपने देखा गफूर खान की औलादें जो थीं वो सगे भाई बहन थे, सौतेले नहीं थे, सगे भाई थे, और सगे भाइयों ने अपने सगे भाई का कत्ल कर दिया। दोस्तों, आपको सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोगों का हक मार लेते हैं। उनके भाई आपस में, भाई एक दूसरे की प्रॉपर्टी पर जानलेवा हमला कर देते हैं प्रॉपर्टी की वजह से। इसमें सबसे बेहतर है कि अगर आपका कोई भाई इस तरह से करता है कि उसकी प्रॉपर्टी छीन लेता है, उसका हक मार लेता है, या 100 रुपए की जगह उसको 10 पैसे दे करके उसके साइन करा लेता है, तो ये बात ध्यान रखिए, आप चुपचाप अपने घर में बैठ जाएं। जान है तो जहान है। आप सिर्फ जो भी हो, जो भी शिकायत करनी है वो ऊपर वाले से करें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ऊपर वाला देर से नहीं, उसके यहाँ देर जरूर है, अंधेर नहीं है। फैसला देर से आएगा, लेकिन उन लोगों को बर्बाद कर देगा जो लोग इस प्रॉपर्टी के लिए एक अपने लोगों का हक मारते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद करते हैं, उनको किराए पर रहने पर मजबूर करते हैं। उन लोगों की जिंदगी, मैं आपसे वादा करता हूँ, 10 साल, 15 साल, 20 साल में उन लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। और उनकी औलाद उस प्रॉपर्टी को अपनाने में भी, उसको बरतने में भी कामयाब नहीं हो सकती। अगर आप उनसे बहस करेंगे तो आप देखते हैं गफूर खान के पूरा का पूरा घर बर्बाद हो गया, कोई उनकी प्रॉपर्टी बरतने वाला नहीं रहा। 2 भाइयों ने एक भाई को और उसकी औलादों को जान से मार दिया, उसके बेटों को ख़त्म कर दिया। कानून ने गफूर खान के बड़े बेटों को उठा करके जेल में डाल दिया, आजीवन कारावास में डाल दिया। उनके बेटों को भी आजीवन कारावास हो गया। अब ना तो प्रॉपर्टी इधर की रही ना उधर की रही। जिस प्रॉपर्टी के लिए ये लोग लड़ रहे थे, आज वो प्रॉपर्टी कोई बरतने वाला नहीं है। अगर कोई भी आपके साथ हक मारता है, उसके साथ आपकी साथ बेईमानी करता है, तो आप ऊपर वाले के ऊपर फैसला छोड़ दें और अपनी ज़िंदगी अलग लिया है। क्योंकि अखलाक की दौलत, कॉपरेशन की दौलत से बड़ी दुनिया के अंदर कोई भी दौलत नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कोई बात बुरी लगी तो कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे फिर कहूँगा, अगर प्रॉपर्टी के लिए आप किसी से लड़ते हैं तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। आप उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। कहते हैं कि अगर बेटा कपूत है तो आपका कमाया हुआ सब खत्म कर देगा, गफूर खान के उन 2 बेटों की तरह। और अगर आपका बेटा सपूत है तो आपका अपना, आप अगर कुछ छोड़ के भी नहीं जाएंगे तो वो अपना कमाई से महल खड़े कर लेगा। प्रॉपर्टी के लिए कभी भी झगड़ा न करें, ऊपर वाले पर छोड़े और इंतजार करें उस दिन का कि जिसने आपका हक मारा है, जिसने आपकी प्रॉपर्टी मारी है, वो बर्बाद कब होगा, उसकी औलाद कब भीख मांगने पर आएगी। वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करें अगर आपको पसंद आई, और अपने दोस्त कमरुद्दीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।